हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ सवाल जो हैं पिछले वीडियो और उसके बाद और भी 1-2 सवाल जो दिए गए, उन पे चर्चा करेंगे। पहला जो सवाल था वो ये कि ऑरा जो है वो क्या है और क्या ऑरा में जो चीज़ें दिख रही हैं वो हकीकत है? पहला सवाल। दूसरा जो है वो लाभांशा या लाभ नवांशा क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि दो अलग अलग डोमेन के क्वेश्चन हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुंडली आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑरा क्या है। ऑरा एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी व्यक्ति के इमेज को क्रिएट करती है। एक तरीके का कह सकते हैं, एक ऐसा चेहरा है जो दुनिया के सामने प्रस्तुत होता है, आप उसे करना चाहो या ना करना चाहो। लगन कुंडली जो होती है वो रियलिटी होती है, वो आपका ओरिजिनल आप होते हैं। लेकिन आप अपने मेहनत, अपने प्रयास से किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरों के नज़रों में जो एक छवि बनती है उसे कहते हैं ऑरा। किसी भी इंसान की, दुनिया में किसी भी इंसान की जो वहाँ तक पहुँचने के पीछे एफर्ट्स हैं, जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो लगन कुंडली से नज़र आती है। लेकिन हम लोग किसी को तब देखते हैं जब वो हम लोगों के सामने आते हैं। आप चाहे पॉलिटिशियंस देख लीजिए, आप चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस देख लीजिए, जब उनका नाम चलने लगता है तब हम उनकी तरफ देखते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो है एक तरीके से इमेज, ऑरा। उस इमेज को बनाने के लिए इंसान ने जो मेहनत करी होगी, जो प्रयास किए होंगे, जो कठिनाइयों का सामना किया होगा, वो ओरिजिनल लगन कुंडली है। इसलिए ऑरा को देखने के चक्कर में ये नहीं कि वो मेरे ऑरा में है इसलिए वो मुझे मिल रहा है। ऑरा जो है वो एक इमेज क्रिएट करता है, इसलिए करता है क्योंकि आप अपने कर्म के द्वारा, आप अपने ओरिजिनल लगन कुंडली के द्वारा कुछ चीज़ों को लेकर चल रहे हो और वही चीज़ें आपकी एक इमेज क्रिएट कराती है। मैं अपनी कुंडली आपके सामने रख देता हूँ और देखिए, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। मैंने ना अपने नाम में कहीं पंडित लिखा है, ना मेरे सरनेम में कोई पंडित होता है। ठीक है? लेकिन गुरुजी, पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? ये एक ऑरा क्रिएट हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे क्रिएट हो रहा है। ये रही लगन कुंडली। लगन कुंडली में जो लगन है वो है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र में क्या होता है? एक हिरण के सिर जैसा जो कई सारे उसमें सींग निकले होते हैं। तो जो आप हिरण को समझ लीजिए, उसका जो मस्तिष्क है उसमें इतने सारे छोटे-छोटे हिस्सों में जब सींग निकलते हैं, उसको एक तरीके के एंटीना ट्रांसमीटर की तरह समझ लीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी डेवलप करता है, ऐसा आप समझ लीजिए। इसीलिए जब आप मृगशिरा नक्षत्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, ये मंगल का नक्षत्र है। मंगल कैसा प्लैनेट है? लॉजिकल प्लैनेट्स। वो हर चीज़ के पीछे वजह खोजता है। क्या कारण है, क्या लॉजिक है, वो ये खोजता है। ये मंगल के सोचने का ढंग है। आप में से जितने भी लोगों का फर्स्ट हाउस के अंदर मृगशिरा नक्षत्र होगा, उनका सोचने का तरीका अपने आप में बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा, एक्सटेंसिव होगा। इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मेरा लगन है, ये उस पर्टिकुलर नक्षत्र की क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो अपने दिमाग लगा सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, मंगल एंगर एग्रेशन दे सकता है। इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर कभी भी किसी चीज़ को लेकर एक एग्रेशन हो सकता है। अब एग्रेशन और पैशन दोनों मंगल का काम है। तो आप अपने-अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। कई बार जैसे मैं टोन्स यूज़ करता हूँ तो वो कैसी होती है? थोड़ी-सी एग्रेशन वाली होने लगती है। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात घूमने लगती है कि कुछ लोगों के नाम के आगे लिखा और वो एक चपरासी की कुंडली को भी आईएएस की कुंडली बताने में नहीं शर्मा रहे, और हम लोगों को लगता है अरे ग्रह तो ऐसा बैठा है, ग्रह तो वैसा बैठा है, और इसीलिए फिर मैं चीज़ों को खोजने लगता हूँ कि भाई
ये दिख रही है, हमने पीछे वाले चार्ट्स में देखा अच्छे-अच्छे योग दिख रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो ये जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं दिमाग के अंदर, ये क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं मंगल का प्रभाव है, ठीक है? मृगशिरा नक्षत्र जो कि खोजने के लिए सपोर्ट करता है, उसका प्रभाव है। अब उठा के हम मंगल को देखें, तो मंगल जो है वो 10वें भाव में बैठे हैं, जहाँ पे उन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। जो हम सोचना चाहेंगे उसको और ज़्यादा बल देने का प्रयास करेगा। कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी, वो बैठ के दिखाएगी कि ये रही मैं, अब बताओ मेरे को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है? ये दिशा बल कहलाएगा। मंगल का 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होना। इसकी वजह से अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती है जब कोई ग्रह में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आती है। तो अलग-अलग तरह से आप लोगों से चर्चाएँ हो रही हैं और भी इधर-उधर से चीज़ों को खोजते हैं, तो अलग-अलग लोगों की कुंडलियाँ आती हैं, अलग-अलग लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ने को मिलती हैं, फिर उनके चार्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली जो मैं हूँ, वो तो मैं सिर्फ़ एक खोजने वाला एक आम इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मंगल जो है वो जाके बैठे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु भी उसी नक्षत्र में बैठे हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से जो मेरे सोचने का ढंग है, उस पे पर्टिकुलर प्लैनेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और वो जो प्लैनेट है वो मेरे 8th हाउस से आया है, इसीलिए ऑक्कल्ट 9 नंबर की जो राशि है वो हो गई वैदिक, जो कि गुरु का ज्ञान है, वैदिक नॉलेज। इसीलिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हुए चीज़ों को खोज रहा हूँ, ठीक है? मैं अपने आप को जेमिनी में या फिर नाड़ी में इन चीज़ों में नहीं फँसा रहा, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ़ इतना ही है कि मेरे सोचने के ढंग को जो पावर मिली वो गुरु से मिली। तो मेरे लगन कुंडली से आप यहाँ तक तो कोशिश कर सकते हो समझने की कि ये सर्टेन कॉम्बिनेशंस मेरे सोचने के ढंग को इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये हुआ पहली चीज़। अब समझिए कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई ज्योतिषी। मैं आप ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, अपने एक दी हुई कुंडली के हिसाब से एक आम जो काम है वो मैं किए जा रहा हूँ। अब इसमें मेरा ऑरा कैसे चेंज हो रहा है, आप मुझे कैसे देख रहे हो अब वो देख लो। मेरी रियलिटी से हट के मेरी इमेज जो क्रिएट हो रही है वो इस अरुधा लगन से क्रिएट हो रही है। इस अरुधा लगन के अंदर जब हम देखें तो हमारा 10th हाउस है जो स्टेटस दिखाता है, वहाँ पे राशि कौन-सी आ रही है? 9 नंबर। नेचुरली जो हम आपको कुंडलियों के अंदर बोलते हैं कि काल पुरुष कुंडली, वहाँ पे 9th हाउस में 9 नंबर की राशि आती है, जो कि कहीं न कहीं चीज़ को दर्शाती है धर्म और धर्म के ज्ञान को। नैसर्गिक रूप से कालपुरुष की कुंडली में 9 नंबर की राशि इस बात को दर्शाती है, और सूर्य अगर 9वें घर में बैठा हो तो वो कहीं न कहीं किसी तरह के पुजारी को, पंडित को, इन चीज़ों को, गुरुओं को दर्शाते हैं, ठीक है? आप जब भी बेसिक टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मालूम चल जाएगी कि 9 नंबर की राशि और वहाँ पे सूर्य का क्योंकि वो भाव है, तो उस पोजीशन में वो जो चीज़ है वो या तो प्रीस्ट या पुजारियों को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करती। तो जो ऑरा क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑरा क्रिएट हो रहा है 9 नंबर की राशि के द्वारा, गुरु की राशि के द्वारा। मैं अपने दूसरे प्रोफ़ेशन में जाता हूँ तब भी मुझे खुद समझ में नहीं आता, लेकिन लोग उस तरीके से वहाँ पे उस चीज़ को दिए जा रहे हैं। वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ओरिजिनैलिटी वो होगी जो आपकी लगन कुंडली होगी, लेकिन अरोधा लगन जो होता है उससे जितने भी हाउसेस देखे जाते हैं वो इस बात को दर्शाने लगते हैं कि दुनिया के सामने आप किस इमेज में अपने आप को लेके आ जाओगे अपने किसी काम के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अरुधा लगन को देखकर ये नहीं सोचने लग जाना कि मुझे उस तरीके से वो चीज़ मिल रही है। मिलेगी वैसे जैसे आपके सोचने का ढंग आपसे कर्म कराएगा। अगर अरुधा लगन में चीज़ें पॉजिटिव बन रही हैं तो आपके सोचने का ढंग आपसे सही कर्म करवा देगा, और अगर गलत बन गई होगी तो वही सोचने का ढंग कुछ ऐसा गलत कर्म करवा देता है। हमारी जो सोचने की शक्तियाँ हैं
जो हमारे सोचने का ढंग है, जो हमारी साइकोलॉजी है, ये ऐसी है कि जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा बन जाता है और जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं तो वह नेगेटिव हो जाता है। इंसान अपने आप में तो किसी एक तरीके से कर्म करे जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है अरुधा वाला जो सवाल है कि सर अरुधा लगन से देखें तो वो चीज़ें दिखेंगी। अरुधा एक इमेज क्रिएट करेगी, एक मास्क क्रिएट करेगी, एक इमेज क्रिएट करेगी। हकीकत आपको हमेशा अपने लगन कुंडली में ही रखनी है, क्योंकि सारी चीज़ जो है ट्रू रियलिटी, मटीरियलिस्टिक रियलिटीज़ वो लगन कुंडली होती है। पहला सवाल का जवाब यहाँ पे खत्म। अब जो दूसरा सवाल था वो था लाभंशा और उन चीज़ों को लेकर। तो लाभंशा के लिए अगर हम बात करें तो इसमें CS पटेल सर ने एक चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, उसमें ये है आपके लगन कुंडली के अंदर, आपके लगन कुंडली के अंदर जो राशियां जिन भी भाव में बैठी हैं, आपके लगन कुंडली के अंदर जो राशियां जिन भी भाव में बैठी हैं, वही राशियां वही राशियां आपके लिए उस पर्टिकुलर नाम से जानी जाती है। जैसे कि नवांश के अंदर जब हम जाएंगे तो नवांश में राशियां कहीं 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 अलग अलग भाव में बैठ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब नवांश में हम पर्टिकुलर राशियों की बात करेंगे तो उनको टर्म कैसे करेंगे? एक कहलाएगा लगन का अंशा, एक कहलाएगा वित्त का या धन का अंशा। यानी कि आपके लगन कुंडली का जो सेकंड हाउस में आई हुई राशि है वो नवांश में किसी भी हाउस में चली जाए, किसी भी हाउस में चली जाए, वो पर्टिकुलर राशि क्योंकि लगन कुंडली में सेकंड हाउस में थी, इसीलिए वो पर्टिकुलर चीज वहां पे उसका नवांशा कहलाएगी, ठीक है। सारी मैपिंग जो है वो आपके लगन कुंडली से ही होती है, इसीलिए लगन कुंडली में जो मिला है वो ओरिजिनलिटी है। नवांशा, दशमांशा, जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं वो सब आपके लगन कुंडली की मैपिंग है। तो आपके लगन कुंडली में जो 11th हाउस होगा उसमें जो राशि आती है वो राशि में अगर नवांश में कोई ग्रह बैठा है, आपके लगन कुंडली के 11th हाउस में जो राशि आती है नवांश में अगर उस पर्टिकुलर राशि में कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह हम मानेंगे लाभांश में बैठा है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई हो। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चार्ट्स के साथ देख लेते हैं। रतन टाटा जी का चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रतन टाटा जी की कुंडली है और जो इनका नवांश बनता है वो नवांश कुछ इस तरह से बनता है। ओरिजिनल नवांश ऐसा है, ठीक। करना क्या है उस चीज पे आने के लिए, आप अपनी जो नवांश कुंडली है उसको राशि के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसमें आप देखिए ये 7 नंबर की राशि लगन कुंडली में लाभ भाव में आई थी और यहीं पर जो इसका फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है उसमें राहु बैठे हैं। तो हम कहेंगे कि जातक का जो राहु है वो लगन कुंडली में तो खर्चे दिखा रहा है, 12वें घर में नुकसान दिखा रहा है, लेकिन किस्मत से वो बैठा है आपके लाभ अंशा में और जो वो आप खर्च करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो लगन कुंडली है वो जब नवांश के बराबर ले आते हैं और जब हम ग्रहों को बिठाते हैं तो हम कहते हैं कि लगन कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है, लेकिन जब ये रिजल्ट करेगा तो किस्मत से इसका रिजल्ट कुछ और होगा। देखिए लगन कुंडली में अगर देखेंगे तो गुरु जो हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हैं। पहला तो वो नीच राशिस्थ नजर आते हैं, फिर हम बोलेंगे नीच भंग हो गया। नीच भंग इसलिए हो गया क्योंकि शनि जो है वो केंद्र में आ गए और उनके साथ राशि परिवर्तन हो गया, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पर जो सेकंड हाउस के अंदर एक ग्रह नीच राशि में आए तो धन का नाश होना चाहिए, सेविंग्स में कमी होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, राइट। जब हम कहेंगे कि नीच भंग हो गया तो वो चीज़ें वहाँ दिखनी चाहिए। अगर हम ये ऊपर से देख रहे हैं तो हम क्योंकि ये चीज़ों को सुन रहे हैं इसलिए इसको ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे भी देख लें, चंद्रमा जो है उसके आगे पीछे कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, राहु को कंसीडर नहीं करते और हम कह देते हैं कि जातक के कुंडली में एक तरह से
कहना चाहिए केमुंद्रम योग है। केमुंद्रम योग का इंसान कभी खुश नहीं होता, उसमें गरीबी छाई रहती है, उसमें ये उसमें वो। ठीक है, लगन कुंडलियाँ हमें ऐसी चीज़ों को ऐसे दिखाने लगती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि चंद्रमा से 4 घर आगे केंद्र में गुरु बैठे हैं, भले नीच राशिस्थ बैठे हैं, तो कहीं न कहीं गज केसरी भी बन गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगन कुंडली दिखा रही है। लेकिन अब इसी चीज़ को आप नवांश में आके रीड करो, फिर आपको देखो चीज़ कैसे नज़र आती है। अब यहाँ पे जैसे ही हम आए, हमने देखा सबसे पहले फर्स्ट हाउस जो था उसका लॉर्ड सुख भाव में किस्मत से बैठा। भले ही गुरु यहाँ नीच राशिस्थ हो गए हों लगन में, लेकिन किस्मत के मामले में, नवांश के मामले में वो फिर भी कहाँ बैठे हैं? चौथे घर पे बैठे हैं, सुख में बैठे हैं। जातक इन सब के बाद भी अपने मानसिकता से इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो पॉजिटिव चीज़ों को सोच पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी राशि में बैठे हैं। 12 नंबर की राशि सभी को पता है, नेचुरली 12th हाउस है, देने में विश्वास रखती है। दान, दक्षिणा, चैरिटी 12th हाउस। इसीलिए जातक की सोच रहती है कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए कर्म करके उनको कुछ दूँ। ये उनका सोच है। वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद ऐसे लालची नहीं है कि पैसा कमाऊँ, पैसा कमाऊँ। उनका कोशिश ये है कि मैं तो अपना भला जहाँ तक कर रहा हूँ, दूसरों से और उनके लिए क्या भला कर सकूँ, वो कोशिश करते हैं रतन टाटा जी। ये इस वजह से नज़र आता है, वरना यहाँ से दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा कि अरे सोचने का ढंग एक तो नीच हो रहा है, ऊपर से धन, तो पैसा चुराएँ, पैसा बचाएँ। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो जो सोचने का आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो आपको लग्नेश सेकंड हाउस में गया, लेकिन किस्मत से वो सुख भाव की तरफ आ गया। जो उनका ओरिजिनल सोचने का ढंग है वो तो केतु से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें पिछले वीडियो में समझाई हुई हैं पहले, तो उस पे चर्चा नहीं करूँगा मैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जो मंगल है वो कैसे काम कर रहा है। मंगल है 5वां और 12th हाउस का लॉर्ड, 12वें का मतलब है खर्चा और 5वें का मतलब है बुद्धि। तो जातक अपनी बुद्धि के पराक्रम से, 3rd हाउस बुद्धि के पराक्रम से खर्चों पे कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है। 12th हाउस खर्चा, 5th हाउस बुद्धि, 3rd हाउस पराक्रम। लगन कुंडली कह रही है जातक अपने बुद्धि, अपने पराक्रम से कुछ खर्चे कर रहा है, और किस्मत कह रही है अपने बुद्धि, अपने खर्चे से जो भी वो चीज करेंगे वहां पे उच्च का मंगल नवांश में आके धन देने का प्रयास करेगा। और जिस दिन ये इंसान खर्चा नहीं करेगा उसके पास धन भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, किस्मत से ऐसा फॉर्मेशन है कि 12th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, खर्चे को बता रहा है, वो भी बहुत बड़े खर्चे को बता रहा है। इसलिए जब जातक बड़े लेवल पे खर्चे कर रहे हैं तभी उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स आ रही है, वरना खर्चा करना रोक देंगे तो अर्निंग्स जो है, इनकम आना वो बंद हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे जब देख रहे थे तो राहु जो है वो खर्चों के घर में बैठा है, लेकिन किस्मत से वो, क्योंकि 7 नंबर अपनी मित्र राशि में है, इसीलिए बहुत बड़े अमाउंट में अरबों खरबों करोड़ों का अर्निंग्स दिखाने लगेगा। इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि ये है लाभ अंशा, और लाभ अंशा में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा, नेगेटिव करने लगेगा तो लाभ में कमी आने लगेगी। इसी में दूसरा एक और तरीका हो सकता है जो बुक्स में नहीं मिलता। ठीक है, वो ये कि आप हर एक इंडिविजुअल हाउस के नवांशा को कैलकुलेट करने का प्रयास करें। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस 11th हाउस का नवांशा कैलकुलेट करना है। हमेशा आमने सामने के जो अंश होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ये चेक करने कि आपके 11th हाउस में मिड पे डिग्री कितनी है। ये 17 डिग्री 51 मिनट से क्रिएट हो रहा है। अगर हम 3 डिग्री 20 मिनट का एक अंशा मानते हैं तो आप समझ सकते हो कैलकुलेट करते करते तक जब 3 डिग्री 20 मिनट के आधार पे चलेंगे तो 5वां अंशा 15 पे आएगा, और छठा अंशा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं आपके 18 के आसपास आएगा। तो 5वें या छठे अंशा में, अभी मैं क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन दे रहा हूँ ये वर्बल दे रहा हूँ,
इसको हाथों से करते जाइएगा 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट ऐसे ऐड करते जाइएगा, फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे आइएगा। उससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे 5वाँ या छठा अंशा नवांश का काम करेगा। 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर से गिने तो 5वाँ अंशा जो होगा यहाँ से वो बनेगा आपका 11th हाउस, ठीक? और अगर छठा अंशा बना तो वो बनेगा आपके लिए 12 नंबर की राशि, जो आप हाथ से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे तो एग्जैक्ट हो जाओगे। तो उस तरीके से आप ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर हाउस का जो खुद की किस्मत है, उसका जो नवांश है, वो कैसा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5वां आ रहा है तो वहाँ मंगल साहस के साथ बैठा हुआ है लगन कुंडली के अंदर ही, और वो नवांश जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो क्योंकि पंचम है, तो इंसान को जो अर्निंग्स है वो 5वां घर कैसे देखते हैं आप लोग, लक्ष्मी स्थान 1, 5, 9, तो इनकम के मामले में कुंडली अच्छी है। 11th हाउस के अंदर जो नवांशा उस पर्टिकुलर राशि से क्रिएट हो रहा है वो नेचुरली अपने ब्रेन को 5th को यूज़ करते जाएँ और धन बनाते जाएँ, ऐसा इंगित कर रहा है। तो ये जो तरीका मैं बोल रहा हूँ ये किताबों में नहीं लिखा, आपको सिर्फ बेसिक्स में ये सिखाया है कि नवांशा कुछ होता है। आप उस नवांशा को हर एक इंडिविजुअल घर के लिए लगा दीजिए। 7th हाउस के लिए लगा के देखिए, 8 डिग्री का है जेमिनी राशि, 8 डिग्री जो है वो मुश्किल से तीसरे में ही आ जाएगी, क्योंकि 6 डिग्री 40 मिनट के बाद 10 डिग्री आती है। तो जो तीसरा अंशा बनेगा वो यहाँ पे लेना है। तीसरा अंशा किससे बनेगा? तीसरा अंशा बनेगा 7 से गिनती शुरू करेंगे, 3, 7, 11 में 7, 8, 9 तीसरा अंश ये है। तीसरे अंश में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए, ठीक है? तो जब आप देखोगे कि पार्टनरशिप का सुख शुक्र, बुध, सूर्य से मिलेगा। मैरिज की जहाँ तक बात होगी तो मैरिज के लिए सूर्य का जो फॉर्मेशन है, फिर ये फॉर्मेशन उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अपने आप को आगे रखना सूर्य का एक जो ओज है वो काम करेगा, तो उसने मैरिज को रोक के रखा होगा। लेकिन जो अपने आप को आगे रखने की कैपेसिटी है, क्योंकि 7th हाउस मैंने कहा ना बिजनेस में देखा जाएगा, लोगों से जुड़ने के लिए देखा जाएगा, तो उसमें इस तरीके से इस 7th हाउस का जो नवमशा क्रिएट होगा वो 9 नंबर से क्रिएट हो रहा है। उस फॉर्मेशन के साथ चीज़ें काम कर रही हैं। इस तरीके से आप इंडिविजुअल हाउसेस के भी नवांशा को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर किताबों से जाना चाह रहे हैं तो आपकी लगन कुंडली में जो भी राशियां हैं वो नवांश में जहाँ कहीं भी बैठी होती हैं, उन्हीं राशियों को हम उस पर्टिकुलर अंशा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।